जब तुमने अपनी माँ के पेट में एयर गॉ दूसरा कुत्ता नाम सुना तो तुमने इतनी जोर से हंसी मारी कि बमुश्किल तुम्हारी माँ का एमनियोटिक फ्लूइड सोडा नहीं बन गया। लेकिन तभी माँ ने कहा, जो सबसे पहले बाहर आएगा एयर गॉ नाम उसी का होगा। तुमने तुरंत सिर घुमाया और वापस अंदर जाने की कोशिश की ताकि तुम्हें एयर गॉ न बनना पड़े। लेकिन प्रसव के दिन तुम्हारी जुड़वां बहन जिद करके पहले बाहर नहीं निकल रही थी। नर्स इतनी गुस्से में हो गई कि उसने कहा, यह बच्चा तो ड्राइविंग टेस्ट का रिवर्स पार्किंग कर रहा है। यह देखकर कि बहन को कभी भी बाहर धकेल दिया जाएगा, तुमने जल्दी से उसकी मासूम गांड पर एक लात मार दी। 10 मिनट बाद तुम और तुम्हारी बहन नर्स द्वारा साफ सुथरे धुलकर माँ फू शुभाव के बगल में लेटे थे। माँ ने देखा कि एक लड़का और एक लड़की है। तुम्हारे पिता मु यांगकवान बेतरतीबी से डायपर बदल रहे थे। तभी माँ ने देखा कि मु यूलू बहन की गांड पर एक नीले रंग का पैरों का निशान है। माँ जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या हमारी बेटी को उसके भाई ने लात मारकर बाहर निकाल दिया था? पिता ने बहन की गांड को ध्यान से देखा और पुष्टि की कि यह सच में पैर का निशान है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा सच में कमाल का है। यूं और तुम्हारे छोटे पैर को प्यार से चूम लिया। तुमने झटके से अपना छोटा पैर सीधा मुयांगक्वान के चेहरे पर मार दिया। पिता पहले हैरान हुए, फिर जोर से हंसे। मेरे बेटे में तो दम है। माँ फू शुभाव ने आंखें घुमाई और व्यंग्य किया, हाँ, तुम्हारे बेटे की बीबी भी खुशबूदार होगी। माँ ने फिर से तुम और मुयूलू को देखा। ये शैतान अपने भाई बहन से सिर्फ 1 मिनट पहले बाद हुआ है। हालांकि ये जुड़वां हैं, पर दिखते बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। देखो ना, मुगे ये शैतान पैदा होते ही 6 जिन 8 लियांग का था। गोल मटोल और मांसल, बिल्कुल चावल के लड्डू जैसा। और इसकी बहन को देखो, सिर्फ 3 जिन 7 लियांग की है, बिल्कुल एक छोटी सी बंदरियां। इन दोनों बच्चों में इतना अंतर कैसे? कहीं सारा पोषण भाई ने तो नहीं सोख लिया? फूस शुभाव ने तुम्हें देखा। मुंह पर शिकायत थी लेकिन आंखों में प्यार था। ये लड़का भविष्य में पक्का एक छोटा गुंडा बनेगा। पिता सुनकर नाराज हो गए। कौन कहता है मेरा बेटा बदमाश है? क्या मेरा बेटा पालना मुश्किल है? कौन सी माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कहती है? फू शुभाव के जवाब देने से पहले ही दरवाजे पर एक युवा जोड़ा आया। हाथ में फूल थे और एक प्यारी सी छोटी बच्ची को पकड़े हुए थे। तभी सुनहरे बालों वाली महिला जू जिएचिंग ने माँ को देखा और हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अगर तुमने मेरे दामाद के साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले जाऊंगी। फू शुभाव हंस पड़ी। ठीक है, ले जाओ, मुझे तो इसकी चिंता ही नहीं है। जू जिएचिंग ने फूल शेन मैंगसी को दिए और उसे धक्का दिया। जाओ, ये फूल अपनी सास को दो और फिर अपने भविष्य के पति को देखो। 1 साल की मैंगसी को पति शब्द समझ नहीं आया, लेकिन उसकी नजर पालने में 2 बच्चों पर पड़ गई। वह फूल लेकर पालने के पास गई, बिना पलक झपकाए देखती रही और कोशिश करने लगी कि फूल ऊपर रखे। जू जिएचिंग हंस पड़ी। हमारी मैंगसी इतनी छोटी है और पति को फूल देना जानती है, पर ये फूल तुम्हारी सास के लिए हैं। याद रखना, भविष्य में पति के लिए फूल खुद कमाने होंगे। पता चला कि फू शुभाओ और जू जिएचिंग कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त हैं और उनके पति बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर एक लड़का और एक लड़की हुई तो उनकी सगाई कर देंगे। अब जब फू शुभाओ ने जुड़वां लड़का लड़की पैदा किए तो जू जिएचिंग बहुत खुश हुई और सारा सामान लेकर अस्पताल आ गई। कौन सा मेरा दामाद है? जू जिएचिंग ने मैंगसी के हाथ से फूल लिए और पालने में झांका। फू शुभाओ ने इशारा किया, अंदर वाली बहन है, बाहर वाला भाई। जू जिएचिंग ने बाहर वाले तुम की ओर इशारा किया और मैंगसी से कहा, प्यारी बेटी, ये तुम्हारे पति हैं। फूल छीने जाने पर मैंगसी नाराज नहीं हुई। उसने नाक सिकोड़ी और उत्सुकता से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ आधा रास्ता तय किया, तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। मैंगसी का हाथ हवा में ही रुक गया। जू जिएचिंग हंस पड़ी। देखो, अपनी पत्नी को देखकर यह जाग गया। इसका मतलब हमारी मैंगसी मूगे को देखने वाली पहली इंसान है। हाँ हाँ हाँ, ये तो किस्मत की बात है। मैंगसी, तुम्हें अपने पति और सास का अच्छे से ख्याल रखना होगा। कमरे में सब खुश थे, सिवाय पिता मु यांगकवान के, जो कोने में उदास बैठे थे। उन्होंने 10 महीने इंतजार किया, लेकिन बेटे ने सबसे पहले उन्हें नहीं देखा। समय बीतता गया। 6 महीने में तुम्हारा और बहन का वजन बराबर हो गया। दोनों भाई बहन जैसे दिखने लगे, लेकिन स्वभाव जमीन आसमान का अंतर था। बहन मु यूलू शांत और होशियार थी, जबकि तुम एक पल भी शांत नहीं बैठते थे। माँ फू शुभाव रोज परेशान रहती थी, खासकर तुम्हारे खाने के व्यवहार से। तुम खेलते हुए खाना खाते थे,
जिससे माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था और वह बार बार हताश हो जाती थी। एक दिन जू जेचिंग और मैंगसी आईं। माँ तुम्हें खाना खिला रही थी, लेकिन तुम मुंह में भात रखे चबा नहीं रहे थे। माँ गुस्से में चिल्लाई, शैतान, अगर नहीं खाना है तो मैं यह कुत्ते को डाल दूंगी। बात खत्म होते ही माँ ने चम्मच से भात सीधा बहन मुयूलू के मुंह में डाल दिया। तुमने यह देखा और तुम्हारे दिमाग में समीकरण बन गया, बहन ई कुत्ता। अगले चम्मच पर तुमने अपनी उंगली बहन की तरफ की। माँ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे वह तुम्हें अभी उठाकर 18वीं मंजिल से नीचे कचरे के डिब्बे में फेंक देगी। बहन मुयूलू मजे से अपना कटोरा पकड़कर खाना खा रही थी। उसे लगा तुम उसे बुला रहे हो, तो उसने तुम्हारी तरफ देखकर एक बेवकूफी भरी मुस्कान दी। शेन मैंगसी ने देखा कि बहन तो खा गई, लेकिन तुमने कुछ नहीं खाया। वह चुपचाप माँ के पास गई और अपना छोटा हाथ आगे बढ़ा दिया। माँ ने पूछा, क्या मैंगसी मुगे को खिलाना चाहती है? मैंगसी ने जोर से सिर हिलाया। माँ ने राहत की सांस ली और कटोरी मैंगसी को दे दी। जू जिएचिंग यह देखकर हंस पड़ी। लगता है यह बच्ची अपने पति को भूखा नहीं मरने देना चाहती। फू शुभाव ने सिर पकड़ लिया। क्या इस लड़के को हाइपर एक्टिविटी है? जू जिएचिंग ने भी आह भरी। मेरी बेटी तो बहुत शांत है, मुझे लगता है उसे ऑटिज्म है। वह पूरा दिन बिना बोले बैठी रह सकती है। दोनों माएं एक दूसरे को देखकर एक साथ आह भरने लगीं। बच्चे पालना कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ मैंगसी धैर्य से तुम्हें खाना खिला रही थी। वह तब तक रुकती जब तक तुम निगल नहीं लेते। इस तरह पूरा कटोरा खत्म हो गया। फू शुभाव हैरान रह गई। मैंगसी के पास कितना धैर्य है। काश मेरे पास भी इतना धैर्य होता तो मुझे रोज गुस्सा नहीं आता। माँ ने मजाक में जू जिएचिंग से कहा, अगर बर्दाश्त न हो तो इस शैतान को अपने घर ले जाओ। जिसका पति उसकी जिम्मेदारी, कोई दिक्कत नहीं। जू जिएचिंग ने जोर से जांग थपथपाई। तुमने सच कह दिया। मुझे सच में ये विचार पसंद आया। मेरी बेटी को किसी चीज की परवाह नहीं, बस इस मुगे की चिंता रहती है। क्यों ना हम तीनों बच्चों को एक साथ पालें? शुभाव की आंखें चमक उठीं। यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन एक साथ कैसे पालें? जू जेचिंग ने योजना बताई। हम वहीं नए कॉम्प्लेक्स में फ्लैट खरीदते हैं। वहां किंडरगार्टन पास है। मेरे पति को डेवलपर से सस्ता रेट मिल जाएगा। हम बगल बगल में फ्लैट लेते हैं। दोनों ने तुरंत हाँ कर दी। फू शुभाव वैसे भी शिफ्ट होना चाहती थी, क्योंकि पुराने मोहल्ले की बूढ़ी औरतें बहुत चुगली करती थीं। 1 महीने के अंदर दोनों परिवार बड़े फ्लैट्स में शिफ्ट हो गए। बीच की जगह को बच्चों के खेलने के लिए जोड़ दिया गया। दोनों परिवारों ने मिलकर हाउस वार्मिंग पार्टी मनाई और पड़ोसी जीवन की शुरुआत हुई। दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। मैंगसी घर पर रहना पसंद करती थी, लेकिन तुम दिन में 10 बार पड़ोस के घर भागते थे। पिता को तुम्हें खींचकर वापस लाना पड़ता था। तुम तो वहां सोना भी चाहते थे। तुम्हारी बहन मू यूलू तुम्हारी परछाई बन गई थी। तुम जहां जाते वह पीछे पीछे जाती। मू यूलू और शेन मैंगसी के साथ तुम दोनों परिवारों के लाडले बन गए। बाहर निकलते तो 2 बॉडीगार्ड साथ होते थे। तुम बहुत निडर और गुस्सैल थे। 1.5 साल की उम्र में बड़े बच्चों से लड़ते थे और रास्ते के कीड़े मकोड़े मुंह में डाल लेते थे। लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा था, इसीलिए कोई तुम पर गुस्सा नहीं कर पाता था। माँ बाप को बाहर ले जाते वक्त डर लगता था कि कहीं तुम जमीन से कुछ उठाकर न खा लो। एक शाम पिता तुम तीनों बच्चों को सैर के लिए ले गए। लिफ्ट से बाहर निकलते ही तुम नीचे उतरने के लिए तड़पने लगे। पिता ने तुम्हें नीचे रख दिया और सावधान रहने को कहा। तुम छूटे हुए घोड़े की तरह भागने लगे। अचानक तुम घास में मुंह के बल गिर पड़े। तुम रोते हुए उठे। चेहरा गंदा था, लेकिन कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं रोऊंगा, मैं बहुत बहादुर हूं। फिर तुम मुस्कुराते हुए पिता के पास गए और गंदे हाथ आगे किए। देखो मुझे क्या मिला। पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। वह सोच रहे थे, क्या यह बेटा अभी भी काम का है? पिता ने तुम्हें बालों से पकड़कर घर खींचा। घर आकर उन्होंने साबुन से तुम्हारे हाथ 18 बार धोए और सूंघ कर सुनिश्चित किया कि बदबू गई है। फिर उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर पाखाना बनाकर तुम्हें समझाया कि गंदी चीजें नहीं छूनी है। तुमने मुंह से हाँ कर दी, लेकिन दिल में कुछ नहीं माना। समय बीता। तुम और बहन 2 साल के हो गए। पड़ोस की मैंगसी किंडरगार्टन जाने लगी। एक सुबह तुम आदतन पड़ोस के घर भागे, लेकिन मैंगसी नहीं थी। तुमने जू जिएचिंग से पूछा, बहन कहाँ गई? जू जिएचिंग ने सिर सहलाया। मैंगसी बहन किंडरगार्टन गई हैं। तुमने सोचा, किंडरगार्टन? क्या यह हैमबर्गर जैसा होता है? क्या यह स्वादिष्ट होता है? जू जिएचिंग ने समझाया कि वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं। तुमने उत्सुकता से पूछा, क्या वहां मजा आता है? जू जिएचिंग ने तुम्हारे गाल खींचे और बताया कि वहां कितने खिलौने हैं और मजा आता है। मुझे भी किंडरगार्टन जाना है। तुम घर भागे। पिता ऑफिस जाने वाले थे। तुमने उनका पैर पकड़ लिया। मुझे भी किंडरगार्टन जाना है। पिता ने घुटने टेक कर समझाया
नहीं बेटे, किंडरगार्टन जाने के लिए 3 साल का होना जरूरी है। तुमने उंगलियों पर गिना और दावा किया, पापा मैं अभी 3 साल का हूं। पिता ने सिर सहलाया, नहीं बेटे, इस साल नहीं, अगले साल चलेंगे। तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम पैर पटकने लगे, मुझे अभी जाना है। पिता ने डराने की कोशिश की, किंडरगार्टन बोरिंग होता है, वहां माँ पापा नहीं मिलते। तुमने तर्क दिया, आंटी ने कहा वहां मजा आता है, मैंगसी बहन गई हैं, पापा मुझे नहीं भेजना चाहते, पापा झूठे हैं। पिता परेशान हो गए, समझाया कि स्कूल तुम्हें नहीं लेंगे, विनती की कि अगले साल चलेंगे। तुम गुस्से में दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और मुंह फुला लिया। पिता हंस पड़े, उन्हें एहसास हुआ कि बड़े मर्दों को मनाना भी मुश्किल होता है। दोपहर को पड़ोसी पिता शेन चियान मैंगसी को लेने आए। उन्होंने देखा कि तुम कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हो। शेन चियान हंसे, अरे यहां द्वारपाल बनकर क्यों बैठे हो? मां चम्मच लेकर बाहर आईं, बोली, इसे किंडरगार्टन जाना था, गुस्सा हो गया है, सुबह से यहीं बैठा है, पकड़ना मुश्किल है। शेन चियान ने हंसते हुए कहा, इसे भेज दो कोशिश करके, मेरा दामाद है, आधा दिन भी नहीं टिकेगा, रोकर वापस आ जाएगा। मां को चिंता थी कि तुम बहुत छोटे हो। शेन चियान ने भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, मेरा भविष्य का दामाद दुखी नहीं रहेगा। अगले दिन तुम्हें और बहन को मैंगसी वाली क्लास में डाल दिया गया। पिता गेट के बाहर छिपकर खड़े थे, इस उम्मीद में कि जैसे ही तुम रोगे वे तुम्हें ले जाएंगे। पिता ने बहुत इंतजार किया, बाकी बच्चे रो रहे थे, लेकिन तुम्हारे रोने की आवाज नहीं आई। अंदर तुम बच्चों के घेरे में बैठे चारों तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, क्या ये दोनों तुम्हारी बहनें हैं? क्या तुम मुझे एक बहन दे सकते हो? तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने दोनों बहनों को अपनी बाहों में छिपा लिया। तुमने चिल्लाया, मुझे कैंडी सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन तुम्हारी आंखें उस बच्चे के हाथ में रंगीन कैंडी पर टिकी थीं। तभी किसी ने तुम्हारे हाथ में कुछ रख दिया, वह तुम्हारी पसंदीदा क्यू क्यू कैंडी थी। तुम खुश हो गए और मैंगसी से बोले, थैंक यू मैंगसी बहन। तुमने कैंडी खोली, आधा हिस्सा बहन मुयूलू को दिया और आधा मैंगसी को। मैंगसी ने देखा कि कैंडी पर तुम्हारा थूक लगा है। उसने मुंह बनाया, तुम खा लो, मुझे कैंडी पसंद नहीं। तुम खुशी से उछल पड़े और पूरी कैंडी खुद खा गए। बाहर धूप सेंकने का समय हुआ, टीचर ने सबके चेहरे पर तौलिया रख दिया। तुम शांत नहीं बैठ पा रहे थे, मैंगसी को छेड़ा और इधर उधर देखने लगे। तभी तुम्हारी नजर एक पत्ते पर बैठे हरे रंग के बड़े कीड़े पर पड़ी। तुमने मौका देखकर कीड़े को उठाया और अपनी जेब में छिपा लिया, फिर वापस कुर्सी पर जाकर सीधे बैठ गए। मैंगसी ने तुम्हें देख लिया था, लेकिन उसने टीचर को नहीं बताया। उसने अपनी पीठ सीधी करके टीचर की नजरें रोक लीं। धूप सेंकने का समय खत्म हुआ, बच्चे ट्रेन बनकर क्लास में वापस आए। अब नाश्ते का समय था। तुम बहुत उत्साहित थे। तुम उठकर टीचर के पास भागे और पूछा, क्या मैं पहले खा सकता हूं? टीचर जानती थी कि तुम क्लास में सबसे छोटे हो और विशेष अनुमति से आए हो। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, सबको मिलेगा, लेकिन पहले हाथ धोना होगा। तुमने जोर से चिल्लाया, ठीक है। हाथ धोने के बाद टीचर ने सबको केक और दूध दिया। तुमने 2 ही घूंट में केक खत्म किया और दूध पी गया। तुम्हारे मुंह के चारों तरफ दूध लगा था। मैंगसी ने भौहें चढ़ाईं। उसने रूमाल निकाला, तुम्हें पकड़ा और ध्यान से तुम्हारा मुंह साफ किया। टीचर ने यह देखकर मुस्कुराते हुए फोटो खींची और जू जियाचिंग को भेज दी। जू जियाचिंग ने फोटो फैमिली ग्रुप में डाल दी। सबने मैंगसी की तारीफ की। नाश्ता खत्म करने के बाद तुम्हें अपने कीड़े की याद आई। तुमने जेब टटोली, लेकिन वह नहीं मिला। तुमने जेब को पूरा खोलकर देखा, वह खाली थी। तुम हैरान रह गए, बड़ा कीड़ा कहाँ गया? तुम जमीन पर लेटकर टेबल के नीचे देखने लगे। मैंगसी ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें माँ बाप की मनाही याद आ गई। तुमने जोर से सिर हिलाया, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। तभी अचानक एक लड़की जोर से चिल्लाई। तुमने पलटकर देखा, तुम्हारा वह हरा कीड़ा एक लड़की की कुर्सी पर चढ़ा था। तुमने झपट्टा मारा, कीड़े को उठाया और वापस अपनी जेब में डाल लिया। वह लड़की पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर और जोर से रोने लगी। उसे कीड़े से ज्यादा तुमसे डर लग रहा था। दोपहर को जब मुयांगक्वान तुम्हें लेने गए तो अनपेक्षित रूप से टीचर ने शिकायत कर दी। टीचर का चेहरा देखने लायक था। वह भी पहली बार इतनी बड़ी हिम्मत वाले बच्चे को देख रही थी। मुयांगक्वान को भी सिर दर्द था। बेटे की चीजें उठाने की आदत कोई 1-2 दिन पुरानी नहीं थी। कीड़े उठाना तो फिर भी ठीक था, लेकिन आखिरकार यह उसका अपना बेटा था, चाहे कितना भी शैतान हो। फेंका तो नहीं जा सकता था, इसलिए उसे बस टीचर के सामने माफी भरी मुस्कान बनानी पड़ी। घर लौटने के बाद मुयांगक्वान ने तुम्हें चिंतित नजरों से देखा। बेटा ऐसा है, कहीं भविष्य में बीवी न मिले तो?
लेकिन फिर उसे याद आया कि इस शैतान की तो बचपन में ही सगाई तय हो गई है। ये सोचते ही मुयांगकवान की नजरों में शेन मैंगसी के लिए अचानक अपनापन आ गया। इस बहू को तो कसकर पकड़ना होगा। सिर्फ पकड़ना ही नहीं, खुद इसे तैयार करना होगा, तभी चैन मिलेगा। दोपहर को तुमने बिना किसी के पीछे भागे खुद ही कटोरा उठाकर खाना खा लिया। खाना खत्म करते ही तुमने बेसब्री से मुयांगक्वान को जल्दी करने को कहा। जल्दी से मुझे और दीदी को किंडरगार्टन पहुंचाओ। मुयांगक्वान का चेहरा अचानक उदास हो गया। क्या मेरा प्यारा बेटा अब मुझे नहीं चाहता? 2-2.5 मिनट बाद किंडरगार्टन के गेट पर मुयांगक्वान ने देखा कि तुम मु युलू का हाथ पकड़कर खुशी खुशी अंदर जा रहे हो और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसका दिल अचानक भारी हो गया। उसने लाल आंखों से चुपके से एक आंसू पोंछा। लेकिन जब उसने देखा कि बाकी बच्चे एक दूसरे से जोर जोर से रो रहे हैं और कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं है, तो उसे अचानक बहुत गर्व महसूस हुआ। उसकी पीठ और सीधी हो गई। यही तो मेरा बेटा है। इसने मेरा नाम रोशन कर दिया। दोपहर 1 से 2 बजे तक बच्चों के नेपी का समय था। तुम्हें और मु युलू को एक ही बिस्तर पर सुलाया गया। इस समय तुम किसी छोटे बड़े की तरह मु युलू की पीठ थपथपा रहे थे। उसे सुला देने के बाद तुमने खुद को गले लगाया और जल्दी ही खुद भी सो गए। तुम्हारी नींद की आदतें बहुत खराब थीं। तुम किसी छोटे गुंडे की तरह पेट के बल पैर फैलाकर सोते थे और आधा बिस्तर अकेले ही घेर लेते थे। बेचारी मुयुलू सीधे किनारे पर धकेल दी गई। पड़ोस के बिस्तर पर सो रही शेन मैंगसी ने तुम्हें सोते हुए देखा। वह बिस्तर से उठी। उसने देखा कि तुम्हारी कमीज ऊपर उठ गई है और तुम्हारा सफेद कोमल पेट बाहर है। मैंगसी ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और मुंह युलू के बिस्तर से छोटा कंबल खींचकर तुम्हें ढक दिया। फिर संतुष्टि से अपने बिस्तर पर वापस चली गई। तुम और मुंह युलू बच्चों के रोने की आवाज से जागे। कई बच्चे उठकर माँ बाप के लिए रोने लगे। टीचर एक को चुप कराती तो दूसरा रोने लगता। उनमें से एक मोटी ताजी लड़की सबसे जोर से रो रही थी। वह चिल्ला रही थी और दादी को बुला रही थी। उसका चेहरा आंसुओं और नाक से सन गया था। टीचर ने तौलिए से उसका चेहरा पोंछा और प्यार से समझाया, बेबी, तुम्हें अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा, वरना टीचर तुम्हें पसंद नहीं करेगी और दूसरों को पसंद करेगी। टीचर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक छोटा सिर बाहर आया। तुम टीचर के बगल में खड़े थे, बाल बिखरे हुए थे। तुमने उस मोटी लड़की की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं ही वह दूसरा हूं जिसे टीचर पसंद करती है। ये मोटी लड़की वही थी जो सुबह तुम्हारे पास बैठकर डर गई थी। तुम्हारा चेहरा देखते ही वह और जोर से चिल्ला उठी। टीचर ने तुम्हारा मासूम और प्यारा चेहरा देखा और उसे हंसी भी आई और सिर दर्द भी हुआ। शाम को स्कूल छूटने पर इस बार जू जिएचिंग लेने आई। वह गेट पर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। तुम उनकी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर आए। बेबी, आज स्कूल में रोए तो नहीं? तुमने गंभीरता से जवाब दिया, आंटी, मैं स्कूल में बहुत व्यस्त हूं। मुझे नए दोस्त बनाने हैं, खिलौने खेलने हैं और दूसरे बच्चों को मेरी दीदियों से दूर रखना है। मेरे पास रोने का समय ही नहीं है। जू जीचिंग हंस पड़ी। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और कहा, हमारे मूगे ने बहुत मेहनत की। आंटी ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है। क्या आज रात आंटी के घर खाना खाओगे? तुमने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन फिर कुछ याद आया। लेकिन आंटी, क्या मैं दीदी को भी साथ ले जा सकता हूं? जू जेचिंग ने बिना हिचकिचाहट सिर हिलाया। बिल्कुल। शेन मैंगसी ने देखा कि उसकी माँ सिर्फ तुमसे बात कर रही है और उसे अचानक लगा कि पता नहीं कौन उसका असली बच्चा है। मूल रूप से यह सोचा गया था कि शुरुआती उत्साह खत्म होने के बाद तुम किंडरगार्टन जाने की जिद नहीं करोगे, लेकिन तुमने पूरा 1 सेमेस्टर जारी रखा। तुम न केवल रोज समय पर स्कूल गए, बल्कि क्लास के सबसे लोकप्रिय बच्चे बन गए। बच्चों का सोचना बहुत आसान था। तुम्हारे पास 2 दीदियां थीं जो उनके पास नहीं थीं, इसलिए वे तुम्हें बहुत ताकतवर समझते थे और तुम्हारी हिम्मत भी बहुत बड़ी थी। तुम हमेशा अजीबोगरीब चीजें स्कूल ले जाते थे, यहां तक कि नवजात बिल्ली के बच्चे को भी बैग में डालकर ले गए। बच्चे तुम्हारे साथ खेलना पसंद करते थे, यहां तक कि वह मोटी लड़की भी तुम्हारी फॉलोअर बन गई। एक झपकी में किंडरगार्टन के स्मॉल क्लास की जिंदगी खत्म हो गई। तुम, मुयुलू और शेन मैंगसी अब मिडिल क्लास में जाने वाले थे और तुम्हें हाल ही में कहानियां सुनने का शौक हो गया था। तुम रोज माँ बाप से कहानियां सुनने की जिद करते थे और सोने से पहले भी कहानी सुनकर ही सोते थे। मुयांगक्वान तुम्हें राजकुमारी और राजकुमार की कहानी सुना रहे थे। मु यूलू जल्दी ही सो गई, लेकिन तुम्हारी आंखें घंटी से भी बड़ी खुली थीं। तुमने पूछा, पापा, फिर राजकुमारी और राजकुमार का क्या हुआ? मुयांगक्वान ने तुम्हारी जिज्ञासु आंखें देखीं और अचानक एक तरकीब सूझी। फिर उनके एक प्यारा सा बच्चा हुआ और वे रोज बच्चे को कहानियां सुनाने लगे। ये सुनकर तुम संतुष्टि से सो गए। तुम्हें सोता देख मुयांगक्वान ने राहत की सांस ली। बेटा, सब ठीक है।
बस ऊर्जा बहुत ज्यादा है, और उम्र बढ़ने के साथ इसके सवाल बढ़ते जा रहे हैं। ये तो 10,000 क्यों बन गया है? यह सोचकर मुयांगक्वान चिंतित हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन बेटा कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब मुझे ना आए। क्या वह सोचेगा कि उसका पापा बेकार है? मुझे बेटे को यह दिखाना होगा कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर पापा हूं। इसी बीच मास्टर बेडरूम में फू शुबाओ ने आज खास तौर पर अच्छे से नहाया था। जब मू यांगक्वान कमरे में आया तो वह उसके पास गई ताकि उसे नए बॉडी वॉश की खूबी बता सके। लेकिन मू यांगक्वान ने अलमारी से एक मोटी सी एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश निकाल ली। पत्नी, तुम पहले सो जाओ, मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगा, फू शुभाओ गुस्से से बोली। शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पढ़ाक हो। वह गुस्से में आगे बढ़ी, उसके हाथ से किताब छीन ली और बोली, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा बाहर कोई और है? मुयांगक्वान हैरान रह गया। फू शुभाओ ने ठंडी नजरों से उसे देखा। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो सीधे कह दो, किताब पढ़ने का बहाना मत बनाओ। मुयांगक्वान ने सिर खुजाया। अरे नहीं, मुझे बस डर है कि बेटा जब सवाल पूछे तो मैं जवाब न दे पाऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई। दूसरे लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जीवा, और मैंने एक बेटा पैदा किया और अब खुद को पढ़ा रहा हूं। फू शुभाव ने ठंडी हंसी हंसी किताबें उसके हाथ में थमाईं और उसे किताबों सहित कमरे से बाहर धकेल दिया। अगर पढ़ना इतना पसंद है तो बाहर जाकर अकेले पढ़ो। अगली सुबह नाश्ते के बाद तुमने हमेशा की तरह पड़ोस में जाने के बजाय मुयूलू का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरी। मुयूलू ने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ रखा था, डर थी कि कहीं तुम खो न जाओ। माँ पापा ने कहा है कि बच्चे अकेले इधर उधर नहीं भाग सकते। तुमने उसका हाथ खींचा और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़े। माँ पापा लड़ रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। मुयूलू ने हैरानी से तुम्हें देखा। क्या माँ पापा लड़ रहे हैं? तुमने गहरी सांस ली। सुबह से माँ पापा से बात नहीं कर रही, पापा ने ही माँ को गुस्सा दिलाया है। हमें पापा की मदद करनी होगी। मुयूलू ने पलकें झपकाईं। हम पापा की कैसे मदद करेंगे? तुमने अपना सिर मुयूलू के कान के पास ले जाकर फुसफुसाया। माँ को कीड़ों से सबसे ज्यादा डर लगता है। हम एक कीड़ा पकड़कर माँ के कपड़ों पर रख देंगे ताकि पापा हीरो बनकर आइए। मुयूलू का चेहरा विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर माँ ने देख लिया तो? तुमने धीरे से सिर हिलाया, बिल्कुल किसी छोटे बड़े की तरह। पापा हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन मुयूलू अभी भी चिंतित थी। क्या पापा सच में हमारी रक्षा करेंगे? इस समय तुम अपने छोटे हाथ हिलाते हुए जल्दी करने का इशारा कर रहे थे। हम जल्दी चलते हैं, वरना माँ पापा हमें पकड़ लेंगे। ये कहते हुए तुम सबसे पहले नीचे बगीचे में कीड़े ढूंढने चले गए। कुछ देर बाद फू शुभाव खाना बना रही थीं कि अचानक जोर से चिल्ला उठी। क्या हुआ? जूते साफ कर रहे मुयांगक्वान ने आधा साफ किया हुआ चप्पल उठाया और रसोई में दौड़ पड़े। माँ! तुम और मुयूलू चिल्लाए, लेकिन हमेशा की तरह दौड़कर अंदर जाने के बजाय तुम रसोई के दरवाजे पर छिप गए और अंदर झांकने लगे। फू शुभाओ घबराई हुई अलमारी की तरफ इशारा कर रही थीं। वहां कीड़ा। पत्नी, डरो मत, मैं इसे अभी खत्म करता हूं। यह कहते हुए मुयांगक्वान ने चप्पल उठाई और उस काले कीड़े को मारने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर फू शुभाओ को राहत मिली। शुक्रिया। मुयांगक्वान और फू शुभाओ के सुलह होते देख तुम और मुयूलू दरवाजे पर फिर से इकट्ठा हो गए और अपने छोटे हाथों से मुंह दबाकर हंसने लगे। फू शुभाओ ने गहरी सांस ली। जब उसने देखा कि तुम और मुयूलू दरवाजे पर छिपकर देख रहे हैं तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावना आई। उसने हल्के से खांसा और कहा, ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ। पत्नी, क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए रुक जाऊं? मुयांगक्वान रुकना नहीं चाहता था। फू शुभाओ ने मना कर दिया। कल रात की बात ऐसे ही नहीं भूल जाएगी, बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। लेकिन जैसे ही तुम पिता पुत्री बाहर मुड़े, फू शुभाओ को अचानक कुछ अजीब लगा। घर में कीड़ा कहाँ से आ गया? उसने तुम तीनों को आवाज दी और शक भरी नजरों से तुम्हें देखते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारा काम है? मैंने तुम्हें मना किया था कि घर में कुछ भी मत लाओ। तुम बच्चे कभी बात क्यों नहीं मानते? पकड़े जाने का डर। तुमने मुयूलू का हाथ पकड़ा और पड़ोस की तरफ भागे, लेकिन पड़ोस का दरवाजा बंद था। आमतौर पर जब कोई घर पर होता है तो दरवाजा खुला रहता है। बंद दरवाजा मतलब घर पर कोई नहीं है। तुम और मुयूलू दोनों सन्न रह गए। मुयूलू ने डर से तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने पड़ोस के बंद दरवाजे को देखा और खुद को या मुयूलू को तसल्ली दी, बस एक डांट ही तो मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं। ये कहते हुए तुम गर्व से मुयूलू का हाथ पकड़कर घर लौट आए। घर आते ही तुम सीधे सोफे पर लेट गए और अपनी मासूम आवाज में बोले, माँ, मुझे गलती हो गई, आप मुझे मार लो। मुयूलू ने तुम्हें देखा और चुपचाप आकर तुम्हारे बगल में लेट गई। गांड उठाकर मार खाने के लिए तैयार भाई बहन को देखकर फू शुभाओ को गुस्सा भी आया और हंसी भी।
मु यांगकवान ने तुम दोनों को देखा, फिर फू शुभाव को देखा और बोला, क्या मैं भी जाकर लेट जाऊं? आप मुझे भी मार लो ताकि गुस्सा निकल जाए। फू शुभाव हंस पड़ी। उसने गुस्से में तुम तीनों को देखा और कहा, ठीक है, तुम्हें मारने से मेरा हाथ दुखेगा। तुम लोग अपना दोपहर का खाना खुद बना लो। पत्नी, तुम बस आराम करो, आज का खाना मैं बनाऊंगा, मु यांगकवान ने जल्दी से कहा। फिर उसने तुम दोनों को इशारा किया, तुम दोनों भी आकर पापा की मदद करो। ठीक है। तुम फुर्ती से सोफे से उठे और मुयुलू को भी खींचते हुए बोले, मैंने कहा था ना पापा हमारी रक्षा करेंगे। मुयुलू खुशी से तुम्हें देखते हुए बोली, हाँ भाई सही कह रहे हैं। दोपहर को तुम फिर पड़ोस गए और लौटकर मुयांगकवान से पूछने लगे, पापा आंटी और मैंगसी दीदी कहाँ गईं? मुयांगकवान ने तुम्हें गोद में उठाया और समझाया, तुम्हारी मैंगसी दीदी के दादाजी का पैर चोटिल हो गया है, वे उन्हें देखने गए हैं। जब दादाजी ठीक हो जाएंगे तो मैंगसी दीदी वापस आ जाएंगी। दरअसल जू जीचिंग और उनके पति को आधी रात को फोन आया था कि शेन दादाजी रात को उठे और गिर गए। दंपत्ति अपनी बेटी को लेकर रातों रात अपने होम टाउन के अस्पताल पहुंच गए। चूंकि वे काम में व्यस्त रहते हैं और कभी वापस नहीं जा पाते, इस बार उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली ताकि दादाजी के साथ रह सकें। तुम और शेन मैंगसी बचपन से साथ रहे हो, पहली बार इतने लंबे समय के लिए अलग हुए थे। तुम दिन में 10 बार पड़ोस जाते थे, अब तो हर कुछ मिनट में चेक करने लगते थे कि वे वापस आए या नहीं। मैंगसी दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? तुम रोज मुयांगकवान और फू शुभाव से यही पूछते रहते। आखिरकार तुम रोज सुबह उठकर एक छोटी सी स्टूल दरवाजे पर रखकर बैठ जाते। 1 हफ्ते बाद लिफ्ट खुली और जू जिचिंग का परिवार वापस आ गया। मुयांगकवान और फू शुभाव ने राहत की सांस ली। हाल ही में तुम बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, अगर वे और नहीं आते तो शायद तुम रात को भी दरवाजे पर ही सो जाते। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और जू जीचिंग का परिवार बाहर आया, तुम तुरंत दौड़े और अपने छोटे छोटे हाथों से शेन मैंगसी को गले लगा लिया। मैंगसी दीदी, तुम आखिरकार आ गई। मुझे तुम्हारा इंतजार करते करते बहुत दुख हुआ। शेन मैंगसी एक पल के लिए चौंक गई, अचानक सामने आए तुम्हें देखकर हैरान रह गई और कुछ देर बाद धीमी आवाज में बोली, माफ करना। इस समय तुमने मासूमियत से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, लेकिन मैंगसी दीदी, क्या भविष्य में तुम मूगे को भी साथ ले जा सकती हो? मैंगसी दीदी जहां जाएंगी, मूगे भी वहीं जाएगा। शेन मैंगसी ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो चलो, हम वादा करें। तुमने शेन मैंगसी का हाथ पकड़ा, अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली में डाली। वादा किया, 100 साल नहीं बदलेंगे। तुम्हारी मासूम आवाज पिघले हुए टॉफी की तरह नरम थी। तभी अचानक म्याऊं की आवाज आई। जुजेचिंग के नए हैंडबैग से एक छोटा सा सिर बाहर झांक रहा था। तुम्हारी नजरें उसकी जिज्ञासु और भोली आंखों से मिली। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। यह कितना प्यारा है। कोई भी बिल्ली के बच्चे को देखकर मना नहीं कर सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मैंगसी दीदी, क्या मैं इसे छू सकता हूं? तुमने अपनी नम नम बड़ी आंखों से शेन मैंगसी की तरफ देखा। बिल्कुल। शेन मैंगसी ने बिल्ली को बैग से निकालकर तुम्हारे सामने कर दिया। तुमने अपना छोटा हाथ बढ़ाकर धीरे से छुआ। छोटे ने भागने की कोशिश नहीं की, बस 2 बार हल्की आवाज निकाली। तुम खुशी से झूम उठे, आंखें छात की तरह मुड़ गईं। तुमने सिर उठाकर पूछा, मैंगसी दीदी, चलो इसका नाम रखते हैं। ये बहुत नरम लग रहा है, क्या हम इसे पांफू पफ कहें? शेन मैंगसी ने तुम्हें देखा। लालची बच्चों के रखे नाम हमेशा खाने से जुड़े होते हैं। पास खड़ी जुजिएचिंग मुस्कुरा पड़ी। मुझे लगा ये शैतान लड़की अचानक बिल्ली क्यों पालना चाहती है, पता चला यह मुगे के लिए है। शेन मैंगसी ने बिल्ली के बच्चे को जमीन पर रखा और उसे खिलाने के लिए कुछ मछली के आकार के बिस्कुट डाले। बिस्कुट महक रहे थे और मछली का आकार बहुत प्यारा था, देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। तुमने लार टपकाई और शेन मैंगसी से पूछा, मैंगसी दीदी, ये बिस्कुट किस फ्लेवर के हैं? क्या मैं एक बाइट ले सकता हूं? इस बार शेन मैंगसी ने बिना हिचकिचाहट के मना कर दिया, लेकिन तुमने उसकी अनदेखी में चुपके से पैकेट से एक बिस्कुट निकाला और तेजी से अपने मुंह में डाल लिया। जब तक शेन मैंगसी ने देखा, बहुत देर हो चुकी थी। उसने सख्त चेहरा बनाया, जल्दी थूक दो, तुम हर चीज क्यों खा लेते हो? तुमने अपने छोटे हाथों से मुंह ढक लिया, बिस्कुट को बिना चबाए निगल लिया और फिर अपना मुंह खोलकर दिखाया। खत्म। शेन मैंगसी हैरान रह गई। उसे तुम्हें हाथ धोने के लिए ले जाना पड़ा और वह तुम्हें डांटते हुए बोली, भविष्य में बिना सोचे समझे कुछ मत खाओ, यह बिल्ली के लिए है। इंसान खाएंगे तो पेट दर्द होगा और अगर बैक्टीरिया लग गया तो मर भी सकते हो। सिर्फ एक बाइट खाने से भी मर जाऊंगा। तुमने अपना छोटा सिर उठाया। तुम्हारी आंखों में हल्का सा झटका था। शेन मैंगसी ने गंभीरता से सिर हिलाया। सिर्फ एक बाइट खाने से भी मर जाओगे? तुम तुरंत सन्न रह गए। तो क्या मुगे जल्द ही मरने वाला है? तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए।
तुम्हारी मासूम आवाज में डर और दुख था। शेन मेंगसी ने सख्त चेहरा बनाकर तुम्हें डराया। अगर तुमने फिर से चोरी से खाया तो पेट दर्द होगा और फिर मर जाओगे। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मूगे अब कभी नहीं खाएगा। तुमने तुरंत अपने हाथों से मुंह ढक लिया और सिर जोर जोर से हिलाने लगे। एक झपकी में तुम 6 साल के हो गए। शेन मेंगसी भी प्राथमिक विद्यालय जाने की उम्र को पहुंच गई थी। तुम किंडरगार्टन में नहीं रहना चाहते थे। तुम शेन मेंगसी और अन्य बच्चों के साथ पहली कक्षा में जाना चाहते थे, लेकिन इस बार मू यांगक्वान भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार तुम और मू यूलू की उम्र कम थी और रिश्तेदारी का उपयोग करना भी काम नहीं आया। तुम्हें बस पांवफू बिल्ली को गोद में लेकर बालकनी की खिड़की के सामने खड़े होना पड़ा और उदास नजरों से शेन चियान और जू जिएचिंग को शेन मेंगसी को स्कूल छोड़ते हुए देखना पड़ा। जब तक वे पूरी तरह गायब नहीं हो गए, तुमने अपनी नजरें हटाईं और कहा, पांफू, चलो हम भी स्कूल चलते हैं। ये कहते हुए तुम कमरे में भागे, अपना बैग निकाला, पांफू को उसमें डाला। माँ पापा मुझे नहीं भेजते तो मैं खुद चला जाऊंगा। भाई, पास खड़ी मू यूलू ने यह देखकर मदद के लिए दौड़ कर आई, तुम अकुशल हो। तुमने अपना थोड़ा भारी बैग उठाया और कहा, मुझे स्कूल जाना है। मू यूलू ने तुरंत अपना छोटा बैग निकाला। भाई जहां जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। इस प्रकार तुम और मू यूलू हाथ पकड़कर घर से निकल गए। तुमने बैग पहनकर खुद को पहली कक्षा का छात्र बनाया और बहुत आसानी से स्कूल में प्रवेश कर लिया। लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि शेन मेंगसी किस कक्षा में है, इसलिए तुम्हें मू यूलू के साथ एक एक करके हर कक्षा ढूंढनी पड़ी। तभी तुम्हारा सामना गेट पर ड्यूटी कर रहे प्रधानाचार्य से हो गया। जब उन्होंने तुम्हें सिर कटे मक्खियों की तरह इधर उधर भागते देखा तो उन्होंने तुम्हें आवाज दी, बच्चों, तुम किस कक्षा और ग्रेड के हो? तुमने सिर उठाकर उन्हें देखा, बिल्कुल नहीं डरे, और अपनी नरम आवाज में बोले, हम पहली कक्षा में पढ़ने आए हैं। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कक्षा कहाँ है? प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम जवाब नहीं दे पाए, बस अपनी नरम उंगली उनके सामने रखकर बोले, श्श्श, दादाजी आप पहले मत बोलिए, हम जल्द ही ढूंढ लेंगे। इस समय प्रधानाचार्य को यह दिलचस्प लगा। वह जानना चाहते थे कि तुम कक्षा कैसे ढूंढने वाले हो, इसलिए वह तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े और यहां तक कि तुम्हें रास्ता भी दिखाया। पहली कक्षा की कक्षा उस तरफ है। धन्यवाद दादाजी। तुमने तुरंत मुयूलू का हाथ खींचा और उस तरफ दौड़ पड़े। पहली कक्षा में कुल 4 कक्षाएं थीं। इस समय तुम कक्षा के दरवाजे पर खड़े होकर, पैरों के बल खड़े होकर, सिर अंदर डालकर एक एक करके अंदर झांक रहे थे। आखिरकार आखिरी कक्षा में तुम्हें आखिरी पंक्ति में बैठी शेन मेंगसी दिखाई दी। मिल गया। तुम्हारी आंखें अचानक चमक उठीं। प्रधानाचार्य ने काफी देर तक देखा, यह देखने के लिए कि तुम आखिर कैसे ढूंढते हो। लेकिन फिर भी उन्होंने एक युवा महिला शिक्षक को बुलाया। छोटी ली, मुझे याद है तुम इस कक्षा की शिक्षक हो ना? अपने कक्षा के इन 2 छोटे छात्रों को अंदर ले चलो। जी। युवा महिला शिक्षक ने तुम्हें और मू यूलू को देखा। ये सोचकर कि प्रधानाचार्य खुद इन्हें छोड़ने आए हैं, शायद ये प्रधानाचार्य के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी नजरों में नरमी आ गई और उन्होंने प्यार से कहा, दोनों छात्र मेरे साथ आओ। तुमने प्रधानाचार्य की तरफ हाथ हिलाया। दादाजी अलविदा। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सच में एक बहुत ही शिष्ट अच्छा बच्चा है। शेन मेंगसी कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठी थी। जब उसने देखा कि नई शिक्षक 2 परिचित चेहरों को लेकर अंदर आ रही हैं, तो वह हैरानी से अपनी पलकें झपकाई। उसके सुंदर भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। ये दोनों यहां कैसे आ गए? ठीक है, तुम दोनों का नाम क्या है? छोटी ली टीचर ने तुम्हें और मुयूलू को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। ये प्रधानाचार्य के रिश्तेदार हैं, मुझे इनके नाम अच्छे से याद रखने होंगे। तुमने जोर से जवाब दिया, टीचर मैं मूगे हूं और ये मेरी दीदी मुयूलू हैं। शिक्षक ने नए छात्रों की नामावली पलटी। कक्षा में तो ये 2 छात्र नहीं हैं। इसी समय शेन मेंगसी अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। टीचर, ये दोनों गलत कक्षा में आ गए हैं, मैं इन्हें वापस छोड़ आती हूँ। छोटीली टीचर अभी प्रतिक्रिया दे भी नहीं पाई थी कि शेन मेंगसी बड़े कदमों से आगे बढ़ी। उसने तुम्हारा और मू यूलू का हाथ पकड़ा और तुम्हें कक्षा से बाहर ले आई। शेन मेंगसी तुम्हें कक्षा के बाहर ले गई और तब जाकर रुकी। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। दिल थोड़ा डरा हुआ था। मैं और दीदी स्कूल आना चाहते थे। शेन मेंगसी तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। उसने अपनी कलाई घड़ी की तरफ इशारा किया। तुम दोनों यहीं खड़े रहो। ये कहते ही उसने तुरंत अपनी फोन घड़ी निकाली और मू यांगक्वान को फोन किया। मू यांगक्वान को तब पता चला कि तुम और मू यूलू गायब हो गए हैं। शेन मेंगसी का फोन आते ही वह तुरंत स्कूल पहुंच गया। बेटा, हम सच में इस साल स्कूल नहीं जा सकते। पापा वादा करता हूं, अगले साल पक्का तुम्हें पहली कक्षा में भेजूंगा, ठीक है?
मू यांगकवान ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें समझा बुझाकर घर वापस लाया और तुम्हें शांत करने के लिए दोपहर को मू यांगक्वान और फू शुभाओ तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले गए। इस समय रेस्तरां में फू शुभाओ ने तुम्हारे कटोरे में एक टुकड़ा मांस डाला। तुमने सीधे उसका दुबला हिस्सा काट लिया और बाकी बचा हुआ चर्बी वाला हिस्सा मू यूलू के कटोरे में डाल दिया। इस बार फू शुभाओ ने देखकर मना किया, अपना ना खाया हुआ हिस्सा दीदी को नहीं दे सकते। तुमने अपनी मासूम बड़ी आंखों से कहा, दीदी को पसंद है। मू यूलू ने लगातार सिर हिलाया, हाँ मुझे पसंद है। और फू शुभाओ को साबित करने के लिए मू यूलू ने तेजी से तुम्हारा बचा हुआ चर्बी वाला मांस उठाया और एक ही निगल में खा लिया। चर्बी सच में अच्छी होती है। फू शुभाओ ने निराश होकर मू यूलू को देखा, यह तो सच में बेवकूफ है। इसके बाद फू शुभाओ ने तुम्हें समझाने की कोशिश की, दीदी को पसंद हो तो भी नहीं, बच्चों को चैन नहीं करना चाहिए, पिकी ईटर नहीं बनना चाहिए। मू यांगक्वान ने भी तुरंत सहमति जताई, माँ सही कह रही हैं, देखो हम बड़े लोग चयन नहीं करते। तुमने अपने गाल फुलाए, दिल में बहुत नाराजगी थी। बड़े लोग चयन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे वही ऑर्डर करते हैं जो उन्हें पसंद होता है। बड़े लोग हम बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। मू यांगक्वान और फू शुभाओ एक दूसरे को देखकर रह गए। इसमें तर्क तो लगता है। प्राथमिक विद्यालय जाने की योजना विफल हो गई। तुम्हें और मू यूलू को मजबूरन किंडरगार्टन का बड़ा वर्ग डीबान फिर से पढ़ना पड़ा। प्राथमिक विद्यालय और किंडरगार्टन दोनों घर के पास ही थे, खासकर किंडरगार्टन वाला रास्ता। हम 3 साल से चल रहे हैं और रास्ते में सीसीटीवी भी हैं। दोनों परिवारों ने महसूस किया कि अब तुम्हारी स्वतंत्रता का परीक्षण करने का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि तुम अपने आप घर वापस आओगे। पहली कक्षा किंडरगार्टन से पहले छूटती है, इसलिए शेन मैंगसी रोज पहले किंडरगार्टन आती और तुम्हें और मू यूलू को ले जाती। फिर तुम तीनों साथ घर आते। लेकिन इस दिन शेन मैंगसी ड्यूटी की वजह से लेट हो गई। तुम और मू यूलू किंडरगार्टन से बाहर आए लेकिन उसे नहीं देखा। तुमने तुरंत फैसला किया कि स्कूल जाकर उसे ढूंढोगे। लेकिन जैसे ही तुम दोनों किंडरगार्टन से बाहर निकले, सड़क किनारे सॉसेज बेचने वाली आंटी की वजह से तुम रुक गए। तुम और मू यूलू सॉसेज के ठेले के सामने खड़े होकर लार टपका रहे थे। मू यूलू ने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ रखा था। माँ ने कहा है सड़क किनारे की चीजें नहीं खानी चाहिए, पेट दर्द होगा। लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ गए। मैं नहीं खा रहा, मैं बस सूंघ रहा हूं। सॉसेज बेचने वाली आंटी ने तुम दोनों को बहुत प्यारा देखा तो उसने हमें एक मुफ्त में दे दी। तुमने दिल में सोचा, बस एक निवाला खाऊंगा तो पेट दर्द नहीं होगा। मू यूलू ने भी जोर से सिर हिलाया। फिर तुम और मू यूलू ने एक एक छोटा निवाला लिया। बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों की आंखें चमक उठीं। अब कहाँ ध्यान रहा कि पेट दर्द होगा या नहीं। तुम सड़क किनारे बैठकर एक एक निवाला खाते रहे और जल्दी ही एक सॉसेज खत्म कर दी। लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ से अचानक एक छोटा कुत्ता निकला और तुम दोनों पर भौंकने लगा। मू यूलू अचानक डर गई। उसने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया और हिलने की भी हिम्मत नहीं की। भाई, कुत्ता मुगे तुम्हारी रक्षा करेगा। तुमने अपने हाथ में बचा हुआ बांस की छड़ स्कीवर पकड़ ली और मुयूलू के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। जब शेन मैंगसी ड्यूटी खत्म करके बाहर आई तो उसने दूर से ही तुम्हें और मुयूलू को देखा। इस समय तुम और मू यूलू के सामने एक छोटा कुत्ता खड़ा था और जोर जोर से भौंक रहा था। तुम एक हाथ से मू यूलू का हाथ पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में बांस की छड़ कसकर पकड़े हुए थे और उसी तरह कुत्ते पर भौंक रहे थे। शेन मैंगसी ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। वह आगे बढ़कर तुम्हें देखने ही वाली थी कि तभी पास से एक उत्साहित आवाज आई। ये लियो रुयान थी जो उसके साथ ड्यूटी पर थी। क्या वे लड़ रहे हैं? कहीं वे आपस में लड़ ना जाएं। शेन मैंगसी के दिमाग में तुरंत वह तस्वीर कौंध गई जहां तुम एक कुत्ते के साथ गले मिलकर लड़ रहे हो। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ी और लियो रुयान से कहा, तुम पहले घर जाओ। लियो रुयान ने मजाक में कहा, अरे नहीं, मजा देखने के बाद ही जाऊंगी। उसे आज तक कोई बच्चा कुत्ते से लड़ते हुए नहीं मिला था। इधर तुम और कुत्ता आमने सामने थे, लड़ाई चरम पर थी। तभी अचानक आसमान से एक पत्थर गिरा और सीधा कुत्ते पर लगा। कुत्ता दर्द से चिल्लाया और भाग गया। तुमने बड़े लोगों की नकल करते हुए मुड़कर मुयूलू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत। मुयूलू अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसने जोर से सिर हिलाया और चमकती आंखों से कहा, भाई तुम बहुत ताकतवर हो। दूसरी तरफ लियो रुयान हैरानी से शेन मैंगसी को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह अच्छी बच्ची पत्थर से कुत्ते को मार रही है। तभी तुमने सिर उठाया और सामने खड़ी शेन मैंगसी को देख लिया। तुम तुरंत मुयूलू का हाथ खींचकर उसके पास दौड़े और गर्व से बोले, शेन मैंगसी, मैंने अभी कुत्ते को भगा दिया। मैं कितना ताकतवर हूं। शेन मैंगसी ने सिर हिलाया। लियो रुयान, जो शेन मैंगसी के पास खड़ी थी, अब समझ गई। क्या तुम इस बच्चे को जानती हो?
तभी तुम्हारी नजर लियू रुयान पर पड़ी। तुमने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? लियू रुयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लियू रुयान हूं, शेन मैंगसी की अच्छी दोस्त। ये कहते हुए उसने शेन मैंगसी के कंधे पर हाथ रख दिया। ये देखकर तुम उदास हो गए। तुमने शेन मैंगसी की तरफ देखा और सोचा, शेन मैंगसी की नई दोस्त आ गई है। क्या अब वह मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आएगी? इसी समय फू शुबाओ आज जल्दी ऑफिस से लौटी थी। किंडरगार्टन के गेट से गुजरते हुए उनकी नजर तुम्हारे हाथ में पकड़ी बांस की छड़ पर पड़ गई। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम डर से कांपने लगे। माँ ने देख लिया। तुम्हारा पहला ख्याल आया कि छड़ मुंह यूलू को थमा दो, लेकिन तुमने देखा कि मुंह यूलू डरी हुई है। नहीं, दीदी को मार पड़ेगी। फिर तुमने शेन मैंगसी की तरफ देखा। वह दूसरे की बच्ची है, माँ उसे नहीं मारेंगी। तुम्हारी आंखों में चमक आई। तुमने तेजी से बांस की छड़ शेन मैंगसी के हाथ में थमा दी और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें खोलकर बोले, मैंने नहीं खाया, यह शेन मैंगसी ने खाया, मैंने बस उससे पूछा। यह कहते हुए तुमने शेन मैंगसी की तरफ आंख मारी। शेन मैंगसी, है ना? शेन मैंगसी ने हाथ में छड़ देखी, फिर तुम्हें देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। तभी तुमने धीमी आवाज में कहा, टीचर ने कहा है कि अच्छे दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शेन मैंगसी ने सिर उठाया और दृढ़ता से फू शुभाव की तरफ देखा। मैंने खाया। फू शुभाव का चेहरा देखने लायक था। वह हंसें या रोएं समझ नहीं आ रहा था। मत सोचो कि मैंने उस शैतान की हरकत नहीं देखी। पता नहीं इस बच्चे के दिमाग में इतने विचार कहाँ से आते हैं। दूसरी तरफ मुंह यूलू बस हैरानी से देख रही थी। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों बच्चों के सारे दिमाग इसी एक लड़के में लग गए हैं। लियू रुयान, जो यह सब देख रही थी, सन्न रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी नई सहपाठी न केवल कुत्ते को मारती है, बल्कि दूसरों का दोष भी ले लेती है। उसका फिल्टर टूट गया। लेकिन उस दिन के बाद लियू रुयान ने शेन मैंगसी के ठंडे रवैये की परवाह नहीं की और रोज उसके पीछे लगी रहती। आखिरकार वे सबसे अच्छी दोस्त बन गईं और तुम रोज इंतजार करते करते आखिरकार प्राथमिक विद्यालय जाने की उम्र को पहुंच गए। स्कूल का पहला दिन। बिना मुंह यांगकवान के जगाए तुम सुबह जल्दी उठ गए, मुंह धोया, बैग उठाया और खुशी खुशी शेन मैंगसी के साथ स्कूल चल पड़े। शेन मैंगसी तुम्हें और मुयुलू को कक्षा के दरवाजे तक छोड़ने आई। उसने गंभीरता से कहा, स्कूल के बाद कक्षा में मेरा इंतजार करना, इधर उधर मत भागना। ठीक है। तुम उत्सुकता के मारे कक्षा में घुसते ही इधर उधर देखने लगे, यहां तक कि टीचर के आने पर भी तुम्हें होश नहीं रहा। आखिरकार मुयुलू ने तुम्हें खींचकर सीट पर बिठाया। पहली कक्षा की टीचर का नाम मी था, एक सुंदर महिला। पहली क्लास में मी टीचर ने सबका परिचय लिया, बच्चों से उनका नाम और सपना पूछा। तुम्हारे सामने बैठे लड़के ने हिम्मत करके कहा, टीचर, मैं बड़ा होकर नर्स बनना चाहता हूं ताकि मैं दूसरे बच्चों को इंजेक्शन लगा सकूं। बाकी बच्चे डर गए, लेकिन सबने कोशिश करना शुरू कर दिया। एक लड़के ने कहा, मैं बड़ा होकर कुत्ता बनना चाहता हूं ताकि रोज हड्डियां खा सकूं। एक लड़की ने कहा, मैं बड़ी होकर मां बनना चाहती हूं ताकि रोज पापा के साथ सो सकूं। एक लड़के ने कहा, मैं पुलिस बनना चाहता हूं ताकि माँ बाप मुझे न मारे। मुयूलू ने कहा, मैं भी पुलिस बनना चाहती हूं क्योंकि टीचर ने कहा है कि पैसे मिलें तो पुलिस अंकल को देने हैं। आखिरकार तुम्हारी बारी आई। तुम खड़े हुए और जोर से बोले, मेरा सपना मेरे पापा जैसा बनना है, महीने के 1 लाख या 10 लाख कमाना। टीचर की नजरें बदल गईं, उनमें ईर्ष्या थी। तुम्हारे पापा सच में ताकतवर हैं, काश मेरे पास भी इतना कमाने वाले पापा होते। लेकिन तुमने धीमी आवाज में कहा, दरअसल महीने के 1 लाख कमाना, यह मेरे पापा का सपना है।